क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अर्थवेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में। तो जीवन का विज्ञान है आयुर्वेद, ये अर्थवेद में कहा गया, इसलिए इसका उत्तर नंबर ये सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ये ऑप्शन नंबर ए लोथल। सिंधु घाटी के समय में जो पत्तन नगर था वो लोथल था, ये गुजरात में पड़ता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जो महान स्नानागार मिले हैं वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, सिंधु सभ्यता के संबंध में किन स्थानों से चावलों की खेती के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा और रोजदी से, लोथल और रंगपुर से, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो लोथल और रंगपुर से चावलों की खेती के प्रमाण मिले हैं। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस पशु से सिंधु घाटी के लोग परिचित नहीं थे? उस पशु का नाम बताना है जिससे सिंधु घाटी के लोग परिचित नहीं थे। घोड़ा, गाय, बैल, कुत्ता। तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो घोड़े से परिचित नहीं थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? ईसा का जन्म, ईसा की सूली, ईसा का पुनर्जन्म और अंतिम योजना। ये सूली है, सली नहीं है, तो इस प्रश्न का यही उत्तर सही है। गुड फ्राइडे ईसा को जिस दिन सूली पे चढ़ाया जाता था उसी को गुड फ्राइडे कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा गाने के रचयिता हैं? राम प्रसाद बिस्मिल, इकबाल, रविन्द्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, इस गाने की जिसने रचना की है वो है मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था? बालाजी बाजीराव, माधवराव बालाजी, विश्वनाथ बाजीराव, बालाजी राव प्रथम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए बालाजी बाजीराव तृतीय पानीपत युद्ध के समय थे, जो 1761 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, वर्धमान महावीर तीर्थंकर थे 22वें, 23वें, 24वें, 25वें। काफ़ी सामान्य प्रश्न है, लगभग सभी को पता होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। ये 24वें तीर्थंकर थे और ये जैन धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? अमीर खुसरो ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने, अब्दुल कादिर बदायूनी ने और मुला सीरी ने। तो रामायण का जो फारसी अनुवाद है वो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा सागा ने, राणा कुंभा ने, विजय कीर्ति ने और महमूद खिलजी ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो राणा कुंभा ने इसका करवाया था और ये 122 फीट ऊंची मीनार है, राजस्थान में स्थित है और ये 7 मंजिला है। 7 मंजिल इसमें हैं और इसमें जो सीढ़ियां हैं वो 1 से 57 सीढ़ी हैं, 157 सीढ़ी हैं और ये जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, अंग्रेज़ों का सबसे पहले संघर्ष किस मुग़ल सम्राट के साथ हुआ था? जहांगीर, शाह आलम, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। तो सर्वप्रथम जो युद्ध अंग्रेज़ों का हुआ था वो औरंगजेब से हुआ था और ये 1686 से लेकर के 1690 तक चला था, 90, जिसमें कंपनी की हार हुई थी और मुग़ल शासकों की जीत हुई थी।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। देव नाम प्रियदर्शी कौन था? बौद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य, मोगलीपुत्र तीसरा, अशोक मौर्य। तो जो देव नाम प्रिय के नाम से प्रसिद्ध हैं वो अशोक मौर्य हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। भारत का क्षेत्रफल पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है। 1.5%, 2.4%, 5% और 10.4%। जो भारत का क्षेत्रफल है पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। पृथ्वी तल पर वह काल्पनिक रेखा जो 180 डिग्री मेरिडियन के लगभग समांतर होती है कहलाती है। यानी जो 180 मेरिडियन के समांतर है इस रेखा को क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा और मुख्य मेरिडियन। तो इस रेखा को जो 180 अंश से गुजरती है इसको हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? ए भारत व चीन, बी भारत व नेपाल, सी भारत व पाकिस्तान और डी भारत व म्यांमार। जो मैकमोहन रेखा है वो भारत व चीन को अलग करती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाता है। और जो रेड क्लिफ है वो भारत व पाकिस्तान को अलग करती है, और जो डूरंड रेखा वो अफ़गानिस्तान और भारत को अलग करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। बृहद ज्वार भाटा नव चंद्र ग्रहण व पूर्ण चंद्र ग्रहण के दिनों में आते हैं, क्योंकि इन दिनों में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी परस्पर समकोण पर होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। सूर्य और चंद्र एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ऑप्शन डी टाइप नहीं हो पाया पूरा, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है। जब बृहद ज्वार भाटा आते हैं, यानी कि जो ज्वार भाटा उठने की जो वो है मात्रा है वो काफ़ी ऊंची होती है, वो उसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण क्या है? चंद्रमा का आकर्षण, पृथ्वी की गोलीय सतह, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य व चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। तो जो समुद्र में ज्वार और भाटा आते हैं यानी पानी का उठना और फिर गिरना, ये सूर्य व चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है इसी के कारण होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। भारतीय मानक समय का जो संबंध है वो किस देशांतर से है? 82.5 पूर्वी देशांतर यानी 82.5 पूर्वी देशांतर, 180 पश्चिमी देशांतर और सी 95 पूर्व देशांतर और 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है जो भारतीय मानक समय है वो 82 सही 1/2 यानी 82.5 पूर्वी देशांतर से है, जो इलाहाबाद के नैनी के पास से होकर के गुजरती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। 1 घंटे के समयांतर के लिए देशांतर दूरी होती है, यानी 1 घंटे के समयांतर के लिए देशांतर दूरी कितनी होगी हमें बताना है। 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। चूँकि जब हम एक देशांतर पार करते हैं, 1 डिग्री पार करते हैं तो हमारे 4 मिनट हो जाते हैं, इसलिए 1 घंटे माने 60 मिनट, 1 घंटा बराबर आपका 60 मिनट होगा। तो 4 का इसमें भाग दे देंगे तो आपका 15 चौको 60 यानी 15 डिग्री निकल के आ जाएगा, तो 15 डिग्री देशांतर दूरी होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। जब बुधवार को ग्रीनविच में 8 AM होंगे तो लंदन में बुधवार का 10:30 PM होता है। न्यूयॉर्क में मंगलवार का 6:25 AM होता है। हांगकांग में बुधवार का 3 PM होता है और टोक्यो में बुधवार का 5 PM में होता है। चूँकि ये लंदन है वो ऑप्शन ए का भाग है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो टोक्यो में बुधवार का 5 PM होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर
डी सही हो जाता है, जिसे देशांतर से हम लोग निकाल भी सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, यानी हमें वह स्थान बताना है जिसमें सबसे कम वर्षा होती है। चेरापूंजी, लेह, बीकानेर और जैसलमेर। तो जो सबसे कम वर्षा वाला स्थान है वो लेह है। लेह में सबसे ज़्यादा कम वर्षा होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, जब कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है तो वह एक दिन बढ़ा दिया जाता है। यह तब होता है जब वह करता है उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, उत्तर से पूरब की ओर और दक्षिण से पूरब की ओर। फुट नहीं है दोस्तों, ये पूरब है, पूर्व। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पूर्व से पश्चिम की ओर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। जब वो व्यक्ति पूर्व से पश्चिम की ओर जाएगा तो तिथि रेखा पार करने के तुरंत बाद एक दिन बढ़ा दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, महासागरीय धाराएं उत्पन्न की जाती हैं पछुआ हवाओं द्वारा, आवर्ती पवनों द्वारा, स्थायी पवनों द्वारा और मानसूनी पवनों द्वारा। हमें बताना है कि जो महासागरीय धाराएं हैं वो किन हवाओं के द्वारा उत्पन्न होती हैं। तो वो स्थायी पवनों के द्वारा उत्पन्न होती हैं। स्थायी पवनें ही रहती हैं जो महासागरीय धाराओं को उत्पन्न करती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत में निर्मित अंतरिम सरकार में निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि महात्मा गांधी। जो कैबिनेट मिशन योजना है उस सरकार में, उस अंतरिम सरकार में महात्मा गांधी जी शामिल नहीं थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है भारत में संविधान सभा का गठन किसकी अनुशंसा से किया गया? क्रिप्स मिशन, केवल योजना, कैबिनेट मिशन योजना और माउंटबेटन योजना। तो भारत में संविधान सभा का गठन है वो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था? यानी हमें संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन बताना है, प्रथम बैठक बताना है कब हुई थी। तो 1 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946, 14 सितंबर 1946 और 8 सितंबर 1946। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पद पर किसको निर्वाचित किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की हमें बात करना है तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो अस्थायी अध्यक्ष हैं वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, और स्थायी अध्यक्ष हैं जो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर किया गया था? जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर, सम्राट के मनोनयन के आधार पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है, यानी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष हमें बताना है जिन्होंने पूरे संविधान का प्रारूप बना करके दिया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस दिन लागू हुआ था? यानी हमें संविधान पूर्ण रूप से किस दिन लागू हुआ था उस तिथि को बताना है। 15 अगस्त 1947 को, 16 अगस्त 1948, 26 जनवरी 1947 को, 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान जो हमारा है पूर्ण रूप से जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। और संविधान के जो कुछ अंश हैं वो 26 नवंबर 1949 को मान लिए गए थे, लेकिन पूर्ण रूप से हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, संपूर्ण संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 5 माह 18 दिन, 1 वर्ष 11 माह 18 दिन और केवल 11 माह 18 दिन। तो आप सभी को पता होगा, काफ़ी मतलब अच्छा प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, जनता में और संसद में। तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें भारत की जनता को सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया है, इसलिए इसका जो उत्तर है वो सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 43वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें और 48 में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? यानी हमें उस देश का नाम बताना है जिससे हमारे संविधान में समवर्ती सूची को जोड़ा गया है। सोवियत संघ से, इटली से, ऑस्ट्रेलिया से या कनाडा से, किस देश से है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑस्ट्रेलिया है। हमारी जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, एक राष्ट्र के धन में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? उस देश की खान है दोस्तों, उसके बाद लिखा है, उसके बांध है, बाद नहीं है, बांध, यानी बी ऑप्शन में बांध है, बांध चेक डैम जिनको बोलते हैं हम। उसकी मुद्रा पूर्ति, उसका पशुधन मूल्य। तो उस देश की संपत्ति में हम लोग जैसा कि समझ रहे हैं कि किस चीज़ का मतलब किस चीज़ को शामिल नहीं किया जाता है, तो उसकी खानें शामिल रहेंगी क्योंकि उस देश की संपत्ति है। उसके बांध उस देश की संपत्ति है। उसकी मुद्रा पूर्ति कोई संपत्ति नहीं है, तो केवल एक विनिमय का साधन है। उसका पशुधन भी उसमें शामिल होता है। तो जो इसका उत्तर है नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि उसकी मुद्रा पूर्ति करना ये उसकी संपत्ति में शामिल नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? पहली, पांचवी, चौथी और दूसरी। तो गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय में दिया गया था। पंचवर्षीय दिया है तो पांचवी बोल देंगे या पांचवी हम देख लें। गरीबी हटाओ इस शब्द को ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, भारत के कुल निर्यात में लघु उद्योगों का योगदान लगभग कितना है? यानी जो लघु उद्योग होते हैं वो भारत के निर्यात में, कुल निर्यात में कितना योगदान देते हैं? 40%, 1/4%, 50% या 2/3%। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो 40% होता है। जो लघु उद्योग हैं भारत के वो निर्यात में 40% का योगदान देते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सहकारी इकाइयों ने तीव्र गति से विकास किया है? चीनी, सूती वस्त्र, जूट और सरसों।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ए है, यानी चीनी। चीनी में सहकारी इकाइयों ने तीव्र गति से विकास किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। भारत में गन्ने की पेराई में कुल गन्ने के वजन की लगभग कितने प्रतिशत चीनी प्राप्त की जाती है, यानी जितना गन्ने का वजन है उससे कितने प्रतिशत चीनी ली जाती है वो हमें बताना है। 5%, 10%, 3% और 45%। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, यानी हम गन्ने के वजन का 10% चीनी निकाल लेते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा कर पंचायत द्वारा एकत्र किया जाता है, यानी हमें वह कर बताना है जो पंचायत के द्वारा लिया जाता है। बिक्री कर नहीं, ये केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है। सीमा शुल्क, मिलों पर कर, उत्पाद शुल्क, यानी तो जो लोकल क्षेत्रों में मेले लगते हैं वो पंचायत के द्वारा एकत्र किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी है, हमें उस राज्य को देखना है जो औद्योगिक क्षेत्र में सबसे आगे है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो महाराष्ट्र है, यानी औद्योगिक क्षेत्र में हमारा महाराष्ट्र है जो सबसे आगे है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। भारत के किस राज्य में आलू का उत्पादन सर्वाधिक होता है, हमें वह प्रदेश बताना है जिसमें आलू का उत्पादन सबसे अधिक होता है। उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में। तो जो आलू का उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। ओपेक क्या है, हमें ओपेक बताना है। ओपेक क्या है, OPEK, यानी ओपेक क्या है। अमेरिका का नवीनतम अंतरिक्षयान, रूस का नवीनतम अंतरिक्षयान, गुट निरपेक्ष देशों का एक संगठन और तेल निर्यातक देशों का एक संगठन। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। तो जो ओपेक है वो तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, यानी ओपेक तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है, यानी भारत में जो है अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में है। कृषि में, व्यापार में, नौकरी में और यातायात में। तो हमारे यहाँ भारत में अदृश्य बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। फसल होने के बाद लोग बेरोजगार हो जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस सम्मेलन की देन है, यानी हमें उस सम्मेलन का नाम बताना है जिससे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। हवाना सम्मेलन, रोम सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन और जिनेवा सम्मेलन। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के कारण हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी, यानी हमें उस वर्ष का नाम बताना है जब LIC की स्थापना की गई थी। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1897 में, 1950 में, 1956 में, 1965 में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी LIC की स्थापना 1956 में की गई थी। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। भारत में निजी क्षेत्र में बेसिक टेलीफोन सेवा सर्वप्रथम किस शहर में प्रारंभ की गई थी, यानी बेसिक टेलीफोन निजी क्षेत्र में हमें बताना है। मुंबई में, नई दिल्ली में, भोपाल में और इंदौर में। तो जो बेसिक टेलीफोन सेवा निजी क्षेत्र में शुरू की गई थी वो की गई थी इंदौर में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, लाइक तो कम से कम कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।